जय हिंद, जय बिहार स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। मेरा नाम है राजेश रॉय और आप देख रहे हैं आप अपने ही चैनल सत्यमेव जयते। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 का जो है बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 1 अध्याय नंबर 1 का हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में बात करने वाले हैं। और ये आपको पता है कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन क्या हुआ है तो बन चुका है। इस बात को आप याद रखिएगा। आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं अपने सवाल की तरफ। पहला ही लाइन आप देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है कि जो 5 तत्व कौन सा? तो वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल एवं आकाश। सबसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए हमारे पृथ्वी पे कितने तत्व हैं? आप क्या बोलेंगे? तो 5 तत्व पाए जाते हैं। कौन सा? तो वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल एवं आकाश की बात करते हैं। आइए फिर अगला पॉइंट कह रहा है कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। यदि मान लीजिए दो पदार्थ है और ये आपस में क्या होता है तो मिल जाता है, तो यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है आपका दोस्त विसरण कहलाता। क्या कहलाता है? तो विसरण, यानी कि दो विभिन्न पदार्थों का मिलना क्या कहलाता है? तो विसरण कहलाता है। इस बात को भी आप नहीं भूलेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है आपका ठोस। अब समझिएगा, आपको पता है कि पदार्थ 3 होते हैं। कौन सा? ठोस, द्रव और गैस होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं ठोस के बारे में। बाह्य बल लगाने पर ठोस टूटता है लेकिन आकार नहीं बदलता है। कहने का मतलब क्या कह रहा है कि ठोस जो होता है वो अगर बाहर से कोई बल हम लगा देते हैं तो ठोस टूट जाएगा, बट लेकिन क्या होगा, उसका आकार जो होगा लेकिन वो आकार कभी नहीं बदलने वाला है। तो आकार क्या होता है इसका? तो आकार निश्चित होता है इसका। इस बात को भी आप याद रखिएगा। आइए अगला पॉइंट कह रहा है द्रव। इसका आकार नहीं आयतन निश्चित होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। इसका क्या होता है दोस्त? आकार जो होता है इसका निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन निश्चित। आपने क्या पढ़ा अभी? ठोस में आकार नहीं बदलता है, जबकि द्रव में आयतन नहीं बदलता है और आकार बदलता है। अब ध्यान से यहाँ पढ़िएगा, अगला लाइन बोल रहा है जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। इस पॉइंट को बड़े बारीकी सब समझिएगा। क्या बोल रहा है कि जिस तापमान पर ठोस पिघलकर ठोस पर द्रव बन जाता है, क्या बनता है दोस्त? द्रव बन जाता है, और वह क्या कहलाता है? तो गलनांक कहलाता है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है वह क्या कहलाता है? तो गलनांक कहलाता है। इस बात को भी आप बखूबी याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि बर्फ का गलनांक 273.16 के होता है, यानी केल्विन होता है। तो ये पॉइंट नोट कीजिए कि बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273.16 के होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला बोल रहा है कि ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। मतलब कोई पदार्थ अगर ठोस से द्रव अवस्था में जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? संगलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त? तो संगलन बोलेंगे। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्या बोल रहा है कि तापमान की अंतर्राष्ट्रीय असाई मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है दोस्त? तो केल्विन होता है। क्या होता है दोस्त? तो केल्विन होता है। इस बात को अभी आप नहीं भूलिएगा। केल्विन होता है। देखिए यहाँ पे है ना केल्विन, यहाँ पे केल्विन है। तो तापमान की जो है एसआई मात्रा क्या होती है दोस्त? केल्विन होती है। इस बात को भी याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ छूट चुका है तो मैं आपको बता दूं, 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर 273.16 के होता है। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस या 273.16 के होता है। इस बात को भी आप बखूबी याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए 273 को जोड़ना पड़ता है। मतलब यदि आपको दे दिया जाए कि 100, मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस दे देगा, बोले इसको बोलेगा कि मतलब आपको केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे आप उसमें? सिर्फ आपको कुछ नहीं करना होता है दोस्त, आपको 273 क्या होता है? 273 जोड़ना होता है, बस आपका निकल जाएगा। वहीं बोल रहा है केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटाना होता है। ध्यान रखिएगा, यदि सेल्सियस को बोलेगा केल्विन में बदलने के लिए तो 273 जोड़ना है, और वही बोलेगा केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए
याद रखिएगा 273 को घटाना, क्या करना है दोस्त, घटाना है। इस बात को भी आप बखूबी ही याद रखेंगे। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है वह क्या कहलाता है, वह क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक क्या कहलाता है दोस्त, तो वह क्वथनांक कहलाता है। इस बात को भी आप नहीं भूलेंगे। क्या कहलाता है दोस्तों, को क्वथनांक कहलाता है। मतलब वायुमंडल दाब पर कोई तापमान पर जो उबलता है ना उसको क्या बोलते हैं, तो क्वथनांक कहते हैं। आइए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, पढ़ेंगे हम लोग कि ठोस से सीधा गैस पुनः ठोस बदलना। मतलब कोई पदार्थ ठोस में है, वो डायरेक्ट सीधा गैस बन गया, मतलब वो पिघला और गैस बन गया। अब पुनः क्या होगा, ठोस में बदल जाएगा अपने आप, तो क्या कहलाएगा। इस बात को भी आप याद रखिएगा। ये कहलाता है आपका क्या, तो ऊर्ध्वापातन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, तो ऊर्ध्वापातन कहलाता है। यानी कि ठोस से सीधा गैस बन गया, गैस से पुनः ठोस बन गया, वो कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, तो ऊर्ध्वापातन कहलाएगा। इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है आपका, अगला पॉइंट का जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन रहा है, यहाँ से क्वेश्चन बोला कितना वायुमंडलीय दाब, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर कितना दोस्त, तो इस बात को आप याद रखिएगा कितना, तो 1 एटमॉस्फेयर और ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधा गैस में किसमें, तो सीधा गैस में परिवर्तित हो जाती है। मतलब 1 एटमॉस्फेयर। इस बात को भी आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और उम्मीद है कि इस बार भी आगे एग्जाम में पूछेगा, है ना। चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। अब ये क्वेश्चन बताइए, क्या आपने अगर पीवाईक्यू क्या हो तो आपको निश्चित पता होगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या कह रहा है दोस्त, कि किसको बोलता है, तो ये रहा आपका, ये रहा शुष्क बर्फ। मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्या बोलते हैं, तो शुष्क बर्फ कहते हैं। इस बार क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन एक शुष्क बर्फ है, तो याद रखिएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इस बात को भी आप नहीं भूलेंगे। फिर बोल रहा है एटमॉस्फेयर दाब का मात्रक होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेयर गैसीय दाब का, आप डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए मुझे गैसीय दाब का सही मात्रक क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है। और दाब का सही मात्रक पूछेगा आपसे, दाब का सही मात्रक आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा पास्कल। क्या बोले दोस्तों, बोले तो पास्कल। क्या बोले दोस्तों, पास्कल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो दाब का सही मात्रक पास्कल होता है और इसी का बोलता है आपको न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। मैंने ग्राफ के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। यदि कोई वस्तु ठोस से सीधा द्रव में जाएगा वो आपका संगलन कहलाएगा, वही द्रव से सीधा बनेगा ठोस तो आपका जमना कहलाएगा। फिर द्रव से बनेगा गैस, वो आपका वाष्पीकरण होगा। और फिर जो है गैस से बनेगा द्रव तो कहलाएगा संघनन। यदि ठोस से डायरेक्ट बनता है गैस, ये आपका होता है ऊर्ध्वापातन। और फिर गैस से डायरेक्ट बनता है ठोस, ये भी होता है आपका ऊर्ध्वापातन। इस बात को भी आप नहीं भूलेंगे, इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप इस बात को नहीं भूलिएगा, जहाँ से पूछेगा आप बना के वहाँ से आएंगे, है कि नहीं है। चलिए और नीचे देखेंगे आप, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। क्या है दोस्तों, तो वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। इस बात को आप नहीं भूलिए, क्वेश्चन पूछेगा वाष्पीकरण क्या है, सतही प्रक्रिया है कि ठोस प्रक्रिया, क्या बोलेगा, तो याद रखिएगा वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। क्या है दोस्तों, तो वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। आइए हम अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। फिर बोल रहा है कि फ्लोरोसेंट और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होती है। अब ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा बच्चा गलती करता है इसमें, कि बोलेगा फ्लोरोसेंट और नियॉन नियॉन ऐसे बोल देगा, नियॉन बल्ब में क्या होती है, तो याद रखिएगा नियॉन बल्ब में जो है वो प्लाज्मा होती है। और तो और दोस्तों, नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस एवं फ्लोरोसेंट के अंदर हीलियम या अन्य गैस होती है। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्त। बोलेगा आपसे फ्लोरोसेंट के अंदर कौन सी गैस पाई जाती है, तो हीलियम या फिर अन्य गैस पाई जाती है। फिर बोल रहा अगला पॉइंट, प्लाज्मा के कारण ही सोडियम तारों में चमक होती है। अभी देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए फिर बताइए कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ बताइए आप ही। अब बोल रहा है प्लाज्मा किसके कारण, तो इस बात को याद रखिएगा,
प्लाज्मा के कारण क्या होता है, सूर्य और तारों में चमक होती, सूरज सूरज और चंद्रमा जो चमकता है वो किसके वजह से, तो प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और क्या होता है, तारे में चमक होती है। अगला कह रहा है, क्या बोल रहा है अगला, कि जो उच्च तापमान के कारण ही उच्च या देखिए उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा होती है। अब वहाँ आपने क्या पढ़ा, सूर्य और तारे क्यों चमकता है, तो प्लाज्मा के कारण। लेकिन प्लाज्मा क्यों होता है भाई, किसके कारण होता है, तो उच्च तापमान, क्या है दोस्तों, तो उच्च तापमान के कारण ही क्या होती है, तो प्लाज्मा होती है, तारों में प्लाज्मा होती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, खासकर सीटेट में, तो हो सकता है यहाँ भी पूछेगा, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। आइए अगला कह रहा है आपका कुछ महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे राशि है, जो कि पहला आपका तापमान है और इसका क्या होता है, इसका केल्विन होता है। क्या होता है दोस्तों, केल्विन होता है और इसको हम लोग किससे लिखते हैं, तो के से लिखते हैं। अगला कह रहा है आपका लंबाई, लंबाई का सही मात्रा क्या होता है, तो याद रखिएगा लंबाई का सही मात्रा मीटर होता है और इसको हम लोग एम से किससे लिखते हैं दोस्तों, एम से लिखते हैं। फिर बोल रहा है सहिंती, सहिंती का जो है सही मात्रा क्या होगा, तो इसका होगा दोस्तों किलोग्राम और इसको हम लोग किससे लिखेंगे, तो केजी से लिखेंगे। इस बात को भी याद रखिएगा। भार का सही मात्रक, तो भार का सही मात्रक न्यूटन होता है दोस्तों, क्या होता है न्यूटन, और उसको हम लोग एन से लिखते हैं, किससे लिखते हैं दोस्तों, तो एन से लिखते हैं ना, इस बात को भी याद रखिएगा। आयतन का सही मात्रा क्या होता है दोस्त, तो घन मीटर होता है, क्या होता है, तो घन मीटर होता है, जब किसको लिखते हैं एम क्यू, किससे लिखते हैं, तो एम क्यू से। फिर बोलता है घनत्व का सही मात्रक, तो याद रखिएगा किलो घन मीटर, किलो घन मीटर होता है और इसको हम लोग के जी एम क्यू से लिखते हैं। फिर लास्ट आपका है दाब, आपको अभी तुरंत आपने पढ़ा कि दाब का सही मात्रा क्या होता है, तो पास्कल होता है। इसे एक और नाम क्या बोलते हैं, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ये बहुत ज़्यादा भी आई है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन, तो कम से कम एक क्वेश्चन बीपीएससी में तो पूछना निश्चित प्रकार से तय माना गया है। तो ये आपका पहला चैप्टर का जो था, ये पहला चैप्टर आपका पहला आपका ये ख़त्म होता है, क्या ख़त्म होता है, पहला आपका जो था हमारे आसपास के पदार्थ। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका पीडीएफ आपको मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं टेलीग्राम का लिंक डालूंगा, आप ज्वाइन करके इसका पीडीएफ ले लीजिएगा। मैं अपने हाथों से बनाया हूँ, बेहतरीन, मैंने एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है कि यहाँ से निश्चित आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा पॉइंट तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।